हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना जो लेक्चर था। पिछला लेक्चर में मैंने लास्ट में हेनरी लॉ डिस्कस किया था। तो मैं आपको बता भी दूं कि हेनरी लॉ की मैंने डेफिनेशन आपको डिस्कस करवाई थी कि हेनरी लॉ क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। बट ये सबसे पहली जो डेफिनेशन थी ये वो थी। उसके बाद में बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ इसकी लिमिटेशंस भी बताई गई हैं, एप्लीकेशंस बताई गई हैं हेनरी लॉ के बारे में। तो हेनरी लॉ को आगे कंटिन्यू करते हुए नोट मैंने लिखा सबसे ऊपर कि हेनरी लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रेशर सोल्युबिलिटी लॉ। उसी फॉर्मूले के बेस के ऊपर से बनाया है, बताया है कि जो प्रेशर सोल्युबिलिटी लॉ भी कहा जाता है हेनरी लॉ को। बट अगर मैं सोल्युबिलिटी की बजाय अगर मैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस कितनी होती है एक लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। तो अगर मैं सोल्युबिलिटी की बजाय मैं उसको कंसिडर करूं क्या मोल फ्रैक्शन की, कितने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस डिजोल्व होते हैं जब उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, तो डेफिनेशन की फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं तो क्या बनेगा। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी भी है। तो क्या बनेगी डेफिनेशन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर द सॉल्यूशन। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, प्रोपोर्शनल हटाया, कांस्टेंट लगा के एच इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी लॉ कांस्टेंट। ध्यान दें उस डेफिनेशन में क्या था, S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, बट इस डेफिनेशन में क्या है, X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मतलब केवल चेंज क्या हुआ है, सोल्युबिलिटी की जगह क्या आ गया है, मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई होगी। बट आज के टाइम भी ये जो डेफिनेशन है ये एक्सेप्ट नहीं की जा रही है। तो एक निश्चित डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया गया है। और मॉडिफाई क्या करके क्या किया गया इस डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे क्या लिखा गया है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। बट जो आज के टाइम में कॉमनली यूज डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ इज p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब इसको जस्ट रिवर्स कर दिया गया। डेफिनेशन क्या बनाई गई है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन x। तो मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p को मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अगेन प्रोपोर्शनल हटाएंगे, क्या लगाएंगे, kh आपका क्या कहलाता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। नीचे मैंने यूनिट लिखी है कि यूनिट ऑफ kh की यूनिट क्या लिखी है मैंने, मास पर प्रेशर, ग्राम पर एटीएम और ग्राम पर बार। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो यूनिट है ये यूनिट इस फॉर्मूले के बेस पे बनाई गई है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले के बेस पे यूनिट बनाओगे तो ये तो उल्टी हो जाएगी। क्या, क्यों उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले से KH निकालता हूं तो क्या बनेगा, KH इज इक्वल टू P बाय X बनेगा। तो मतलब यहाँ मास डिनोमिनेटर में गया है, बट इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा तो यहाँ मेरा क्या बनेगा, X बाय P बनेगा। यहाँ P डिनोमिनेटर में गया तो वहाँ P नीचे गया है तो पर प्रेशर आ गया। बट अगर यहाँ मास नीचे जाएगा तो पर मास आ जाएगा, प्रेशर बनेगा तो प्रेशर पर मास बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यूनिट में ये क्या लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद एक नोट लिखा है मैंने नीचे। नोट क्या है नीचे, डिफरेंट गैसेज हैव डिफरेंट KH। अलग अलग गैसेज का जो KH वैल्यू होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है सेम टेम्परेचर पे। दिस सजेस्ट दैट, ये क्या बताता है कि KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। मतलब KH डिपेंड करता है किस पे, गैस के नेचर पे। ठीक है, तो क्या हो गया फिर, ये नेचर डिपेंडेंट हो गया कि ये नेचर पे डिपेंड करेगा कि गैस का नेचर क्या है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखी है मैंने हेडिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने यहाँ कोशिश की है दो सिग्निफिकेंस लिखने की। पहली सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। मतलब KH अगर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी घटेगी, KH घटेगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। दैट्स इट, ये आपकी फर्स्ट सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट क्या, मेजरली यही सिग्निफिकेंस है कि KH की सोल्युबिलिटी पे बहुत इनवर्सली इफेक्ट पड़ता है। अगर KH बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगी, सोल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा। ठीक है, एक और पॉइंट बनाने की कोशिश की है यहाँ। वो कोशिश क्या की है कि टेम्परेचर का भी कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या,
KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब मैंने कहा कि KH की वैल्यू ज़्यादा है तो सोलेबिलिटी कम है, बट दूसरे पॉइंट में मैं क्या बता रहा हूँ, दूसरे पॉइंट में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर KH वैल्यू इंक्रीज करती है, कब, जब वो टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं। अब ध्यान दें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से KH इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल सी बात है, सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और सभी को पता है जब भी हम कोल्ड ड्रिंक को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस सारी की सारी बाहर निकल जाती है, तो वो इफेक्ट यहाँ बताया गया है। दिस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इससे क्या इंडिकेट करता है कि सोलिबिलिटी इंक्रीज करती है कब, जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बट हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ N2 का, कि जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। N2 लिया है 293 पे और N2 ही लिया है 303 पे। चेक करें KH वैल्यू इंक्रीज कर रही है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। सेम ही काम किस में हुआ है, सेम ही काम आपका हुआ है ऑक्सीजन के अंदर भी। ऑक्सीजन में भी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है KH की वैल्यू इंक्रीज हुई है। और यही कारण है, एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, व्हाई द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। कि ठंडे पानी में एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा सर्वाइव करते हैं गर्म पानी की बजाय। इस क्वेश्चन, इस पॉइंट से आपको आंसर का हिंट मिल गया होगा। ठीक है, आगे लिखते हैं लिमिटेशन। मतलब हेनरी ला के जरूरी नहीं कि उसकी सारी सिग्निफिकेंस ही हो, उसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो लिमिटेशन मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता कब, जब प्रेशर ऑफ द गैस इज टू हाई एंड टेम्परेचर इज टू लो। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर बहुत कम हो जाए, उस टाइम ये काम नहीं करता। नेक्स्ट क्या लिखा है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। मतलब गैस की का कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब गैस की रिएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए सोलवेंट के साथ। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। मतलब वो गैस ना तो किसी से जुड़नी चाहिए, ना वो टूटनी चाहिए जब वो किसी सॉल्यूशन के अंदर जाती है। तीनों ही लिमिटेशन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की अब क्या करनी है हमें, एप्लीकेशन। लिमिटेशन मैंने 3 बताई। पहली लिमिटेशन क्या बताई, पहली लिमिटेशन आपको मैंने क्या बताई कि प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। दूसरी लिमिटेशन मैंने क्या बताई, दूसरी लिमिटेशन के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास जो गैस है वो कभी भी केमिकल चेंज उसका नहीं होना चाहिए, मतलब उसको किसी के साथ रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, और वो गैस किसी के साथ एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन 4 लिखी है मैंने। द फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स आपके जो होती हैं, सोडा वाटर जो होते हैं, वो उनमें जो गैस फिल की जाती है वो हेनरी ला के प्रिंसिपल पे ही फिल की जाती है। नेक्स्ट क्या है, स्कूबा डाइवर, जो समुद्र के अंदर जो जाते हैं, जो गोता लगाते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो एक गैस का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो उस गैस के सिलेंडर के अंदर क्या 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 मिला होता है और किस तरीके से वो काम करती है। तो स्कूबा डाइवर must keep high concentration of dissolved gas while breathing air at high pressure under water. Increased pressure increase the solubility of atmospheric gas। अब ध्यान दें यहाँ एटमॉस्फेरिक गैस में तो बहुत सी गैसेज होती हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन। और अगर नाइट्रोजन बॉडी के अंदर गई तो दिक्कत हो सकती है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड, तो इससे बचने के लिए टू अवॉइड दिस एयर इज डाइल्यूटेड विद हीलियम। ध्यान दें, एयर को डाइल्यूट किया जाता है किसके द्वारा, हीलियम के द्वारा। और ये हीलियम ही है जो N2 को हमारे ब्लड में डिजोल्व होने से बचाती है। क्योंकि अगर N2 डिजोल्व हुआ तो मैंने देखिए ये पॉइंट का जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ अगर N2 ब्लड में डिजोल्व हुआ तो क्या हो सकता है। देखिए लिखा भी है मैंने यहाँ, इफ बबल ऑफ N2 विल फॉर्म इन ब्लड this will block capillaries and create medical condition called band and which is very painful and dangerous to life। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ क्या मिक्स किया जाता है, हीलियम मिक्स किया जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हीलियम कितना मिक्स किया जाता है, तो मैंने नोट लिखा है यहाँ
कि जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनके एयर टैंक के अंदर हीलियम कितना होता है 11.7%, N2 कितना होता है 56.2% और ऑक्सीजन कितनी होती है 32.1%। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। सो थर्ड आपका एप्लीकेशन है वो क्या है, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स। मतलब जब लंग्स हमारे काम करते हैं तो वहाँ पर भी जो फंक्शनिंग है उनकी वो भी किस पे डिपेंड करती है, हेनरी ला पे, कि कितनी एयर अंदर गई वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी ज़ोर से सांस लिया, और कितने वो कंप्रेस होते हैं, ये डिपेंड करता है कितनी ज़ोर से हमने सांस छोड़ा है। ठीक है, तो एक फोर्थ एप्लीकेशन यहाँ मैंने लिखी है, यहाँ ऑल एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। जब हाई एल्टीट्यूड में जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो लेस होता है, इसलिए वहाँ जल्दी सांस लेना पड़ता है। दिस मीन्स लो और लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन विल बी इनहेल्ड एंड दिस विल लीड टू एनोक्सिया। और इसीलिए अगर वहाँ कोई आदमी जाता, हम में से कोई जाता है, तो वो इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम को फेस करेगा जिसका नाम है एनोक्सिया। तो एनोक्सिया क्या है, एनोक्सिया वो बीमारी है जो इंसान को तब होती है जब लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनहेल की जाए बॉडी के अंदर। तो ये टोटल 4 एप्लीकेशंस हैं हेनरी लॉ की, और इन्हीं एप्लीकेशन पे बेस्ड या इसी लॉ के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water is at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है इन सब वैल्यू का यूज करके। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है आपकी आगे, वो क्या है, वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।